Hello everyone, my name is Ishmeet Kaur and welcome to the Kalyan Institute. So आज के लेक्चर का आपका टॉपिक क्या है? आज के लेक्चर से हम लोग आपका पेपर F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. सो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे ये समझना है कि हमारे उस सिलेबस में, हमारे उस सब्जेक्ट में है क्या, सब्जेक्ट किस तरह की नॉलेज मुझे देना चाहता है, सब्जेक्ट में चैप्टर्स कितने हैं, सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, देन उसके बाद हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट इस लेक्चर का टॉपिक होगा आपका पेपर F7 के बारे में. मुझे समझना है कि सिलेबस क्या है इस पेपर का, कितने चैप्टर्स में सिलेबस डिवाइडेड है, किन किन टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस करना है, एंड नेक्स्ट एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, किस तरह से एग्जामिनेशन होते हैं FR के, वो हम देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो आपका FR है पेपर F7, ये किसका एडवांस वर्जन है? ये है FA, जो आपने F3 अपने अप्लाइड नॉलेज में कवर किया हुआ है. अप्लाइड नॉलेज में आपका कवर्ड है F3 FA, उसी का एडवांस वर्जन आगे FR हम पढ़ने जा रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक, क्या है डिस्कशन का टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या क्या चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे इस सब्जेक्ट के, वो देखते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. जिस तरह से आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस बेस था प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी हमने चैप्टर 22 चैप्टर्स कवर किए थे, उसी तरह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी आपके 22 चैप्टर्स हैं. बट उनका जो क्वेश्चन पूछने का लेवल है वो चेंज हो जाएगा. क्वेश्चन पूछने का लेवल आपका चेंज हो जाएगा, मीन इन द सेंस कि आप क्या टॉपिक कवर करोगे मेनली अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में. फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है, हम ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कवर करेंगे. कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मतलब कि जिस फ्रेमवर्क को लेकर हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, वो फ्रेमवर्क क्या कहता है. इन द सिचुएशन अगर कोई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा होते हैं, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जिसमें मैं अपना इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जज नहीं कर पा रही हूँ कि किस तरह से अप्लाई करूँ, तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को मैं रेफर करूंगी कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या कहता है. नेक्स्ट उसके बाद है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कवर किया हुआ था, बट हमने उससे थोड़ा सा एडवांस आगे और इसके बारे में पढ़ना है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है. नेक्स्ट उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब जो हमारा फर्स्ट 2 टॉपिक हैं, जो फर्स्ट 2 कोर एरियाज हैं, ये आपके थ्योरेटिकल एरियाज हैं. ये रिलेटेड है कि स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, क्यों हम इन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर करते हैं. अब नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे वेरियस ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स, जिस तरह से आपका FA में डिवाइड था, वेरियस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. अब आप कहोगे कि मैम ये ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स के बारे में तो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी पढ़ा था, बट ये डिफरेंट है और थोड़ा सा एडवांस. आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी थी, अब हम थोड़ा सा एडवांस पे आ जाएंगे. अब ये कौन से ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स होंगे हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे आगे. बिजनेस कॉम्बिनेशंस मतलब कि कंसोलिडेशन. बिजनेस कॉम्बिनेशन में आप क्या पढ़ोगे? कंसोलिडेशन के बारे में. जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, कंसोलिडेशन कैसे होती है. याद है हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 5 वर्किंग नोट्स किए थे. एंड देन उसके बाद एसोसिएट्स के केस में हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं, सब्सिडरीज के केस में अकाउंटिंग कैसे करते हैं, इक्विटी अकाउंटिंग एसोसिएट्स के केस में हमने सीखी थी. तो यहाँ पे हम उसी को दोबारा से ऑन एन एडवांस वर्जन पढ़ेंगे. नेक्स्ट है एनालाइजिंग यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो बेसिकली आपके ACCA में ये 6 जो हैं 5-6 टॉपिक्स में आपका सिलेबस डिवाइड है. ठीक है. सो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा ये है टॉपिक डिस्कस करने के लिए कि कौन से चैप्टर्स में कितना सिलेबस हमारा डिवाइड है. सो डिस्कस करते हैं.
अगर हम आपके सिलेबस की बात करें, आपका सिलेबस जो है वो पूरा कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है? चैप्टर 22 चैप्टर्स में डिवाइड है। चैप्टर 22 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, इनटेंजिबल, इम्पेयरमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, कंसेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, मेजरमेंट, अदर स्टैंडर्ड्स एंड देन सो ऑन। आपके ये सारे 22 चैप्टर्स तक आपका सिलेबस डिवाइडेड होगा। आपका सिलेबस 22 चैप्टर्स में डिवाइडेड होगा। अब ये इंडिविजुअली जो है वो हम कितने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्या हेडिंग्स बना सकती हूँ मैं इन टॉपिक्स की, कैसे ग्रुप कर सकती हूँ, ये हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आपके इन 22 चैप्टर्स को ना ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ग्रुप है आपका ए ग्रुप, द कंसेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। थ्योरेटिकल पार्ट है ये हमारे सिलेबस का, जिसमें आपके चैप्टर नंबर 1 एंड 7 एंड 8 कवर होते हैं। चैप्टर नंबर 1, 7 एंड 8 कवर होते हैं। इसमें आप क्या पढ़ोगे? इसमें हम पढ़ेंगे कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कौन से करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे? रिलायबिलिटी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स जो हमारे होने चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के। कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के? जो यूज होती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। ठीक है, इस फाइनेंशियल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का रिकॉग्निशन और मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या कहता है? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है? कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुप्स एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आपका कवर होगा चैप्टर नंबर 18 में। चैप्टर नंबर 18 आपको बताएगा कि कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स क्या है। थ्योरेटिकल चैप्टर है आपका ये कंसोलिडेशन में। ये तो बात रही हमारे फर्स्ट ग्रुप की। सेकेंड ग्रुप पे आ जाते हैं कि सेकेंड ग्रुप में कौन से चैप्टर्स आएंगे। सेकेंड पार्ट है आपके सिलेबस का अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब मैंने जो आपको कहा था वेरियस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स होंगे जिस पे आपको बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स कौन से हैं वही इस ग्रुप में हमने डिस्कस करना है। कौन से ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स हैं? फर्स्ट है आपका, अच्छा ये हम शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो हमारा एफआर का सिलेबस है ना, वो बेसिकली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर किए हुए हैं एफआर के सिलेबस में। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिस्कस किए हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स में। ठीक है, अब एफआर के सिलेबस में इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद नेम्स एंड नंबर आपको याद होना चाहिए। विद नेम्स एंड नंबर आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है आपका टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के बारे में। नॉन एसेट्स मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट्स होते हैं एसेट्स के, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। एसेट्स के बेसिकली हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर सेल, और मैं विद इन ए अकाउंटिंग ईयर और 2 अकाउंटिंग ईयर ये सेल कर देती हूँ। नेक्स्ट, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जिस चीज का मेरा बिजनेस है उनके लिए मैं इन एसेट्स को यूज करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या है? ये हमारा नॉन करंट एसेट है। ठीक है, अब इसमें जैसे कि हमारा कौन से स्टैंडर्ड कवर होंगे, इसमें आपके चैप्टर नंबर 2 कवर होगा। पहले तो चैप्टर नंबर 2 आपका टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के बारे में बात करता है। IAS 16 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करनी है, रीवैल्यूएशन कैसे चार्ज करनी है, रीवैल्यूएशन शो कहाँ करनी है, क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। नेक्स्ट,
अब इस स्टैंडर्ड में हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग इस चैप्टर में हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 भी डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? 20 कौन सा है? गवर्नमेंट ग्रांट्स पे है, कि गवर्नमेंट ग्रांट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है ना, मेन टेंजिबल नॉन करंट एसेट है, तो हमने मेनली तो आपका IAS 16 ही कवर करना है, बट इसके साथ जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एक्वायर करने के लिए अगर गवर्नमेंट मुझे कोई ग्रांट देती है तो वो मैं IAS 20 में देखूंगी, या मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एक्वायर करने के लिए अगर कोई बोरोइंग कॉस्ट इनकर करती हूं तो IAS 23 पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। ये आप चैप्टर नंबर 3 में कवर करोगे, इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के बारे में। इसमें हम स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे IAS 38 कि कौन सा एसेट किस पे लगता, इनटेंजिबल एसेट्स की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स रिकॉग्नाइज होंगे या नहीं होंगे, एक्वायर्ड एसेट्स जो होते हैं वो किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होंगे। सो ये सब हमने टॉपिक्स इसमें डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स कौन सा होता है? IAS 36। IAS 36 क्या कहता है कि अगर इम्पेयरमेंट होंगे, इस एसेट्स मेरे इम्पेयर्ड हुए, इम्पेयर्ड का मतलब आपका कि एसेट की वैल्यू एज कंपेयर टू मार्केट वैल्यू डिक्रीज हुई तो क्या अकाउंटिंग होगी? इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। इन्वेंट्री एंड बायोलॉजिकल एसेट। इन्वेंट्री एंड बायोलॉजिकल एसेट IAS 2 लगता है इन्वेंट्रीज पे। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेंट्रीज किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होंगी, कौन सा मेथड क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने में लगेगा, एवरेज कॉस्ट मेथड लगेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड लगेगा, या यूनिट कॉस्ट मेथड लगेगा। इन तीनों मेथड्स का मीनिंग क्या है। एंड देन उसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ऐसा टॉपिक है जो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि जो मेरे इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फाइनेंशियल एसेट्स हैं। फाइनेंशियल एसेट्स मतलब मैंने किसी और कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए। फाइनेंशियल लायबिलिटीज, मैंने लोन लिए हुए हैं, मैंने शेयर्स इशू किए हुए हैं। तो इस तरह को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में फर्दर हम क्या पढ़ेंगे? फर्दर हम डिस्कस करेंगे आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स मतलब अगर मेरी कंपनी में मैंने शेयर्स इशू किए तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, उनको अकाउंट फॉर कैसे करते हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल एसेट्स, अगर मैंने किसी और कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए। एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज। सो नेक्स्ट है लीजिंग। लीजिंग का मतलब कि अगर मैं कोई नॉन करंट एसेट रेंट पे लेती हूँ, और ये लीजिंग आपका इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि हाल ही में इसका जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना वो रिप्लेस हुआ है, नया है, तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। लेसी की अकाउंटिंग इसमें इंपॉर्टेंट है। लेसी की अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मेजर चेंज उसी में आया है। नेक्स्ट है प्रोविजंस एंड इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ये हमने इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड देखे थे। IAS 8 इसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बारे में पढ़ेंगे। टैक्सेशन, डेफर्ड टैक्स क्या होता है, डेफर्ड लाइबिलिटी क्या होती है, कितने पे रिकॉग्नाइज होंगे। जैसे कि टैक्सेशन वाला इशू डिस्कस इन्होंने यहाँ पे क्यों किया, टैक्सेशन का इन्होंने डिस्कस इसीलिए किया क्योंकि टैक्सेशन के केस में ये देखना चाहते थे हम कि जो मेरा अकाउंटिंग बेस है, अगर मेरा अकाउंटिंग कहती है कि दैट पर्टिकुलर एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज एट दिस वैल्यू, और टैक्सेशन उसके बारे में कुछ और कहता है कि अगर टैक्सेशन कहता है कि नहीं हम ये वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, जो डिफरेंस अराइज होगा वो टैक्सेशन में कैसे डील करते हैं वो सीखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद रिपोर्टिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, P&L बैलेंस शीट। रेवेन्यू मतलब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल्स को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कौन से स्टेजेस तक रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में पढ़ेंगे, मैंने आपको IAS 20 बता ही दिया। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कौन सा स्टैंडर्ड, IAS 21 लगता है इस पे। अब IAS 21 हमें ये बताएगा कि कौन सा स्टैंडर्ड
सॉरी, फॉरेन करेंसी जो जो एंटिटीज ग्लोबलाइज्ड होती हैं, जिनका एक से ज्यादा कंट्रीज में बिजनेस है, तो वो अपनी P&L बैलेंस शीट किस करेंसी में रिपोर्ट करेंगे। और अगर कोई डिफरेंट करेंसी में, जैसे मान लो जापान की एक कंपनी है, जापानीज एक कंपनी है, एंड वो इंडिया में अगर बिजनेस करने आती है, तो इंडियन ब्रांच जो होगी वो ऑब्वियसली अपनी बुक्स रुपीज में मेंटेन करेगी। लेकिन जो यहाँ पे हेड ऑफिस होगा वो कैसे इसके ग्रुप्स को इसके अकाउंट्स को कन्वर्ट करेगा, IAS 21 से हम वो सीखेंगे। ठीक है, सो ये तो था आपका पार्ट बी सिलेबस का, कि हमने एसेट्स को ग्रुप कर दिया, हमने अपनी ट्रांजैक्शंस को ग्रुप कर दिया कि कौन कौन से इवेंट्स के केस में किस तरह से अकाउंटिंग होगी। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मोस्टली कौन सा है कि आपको उस पर्टिकुलर इवेंट से याद रखना है कि कौन सा स्टैंडर्ड लग रहा है और वो स्टैंडर्ड कहता क्या है, क्या स्टैंडर्ड्स के प्रोविजंस हैं। ठीक है, अच्छा, अब थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे सिलेबस का एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि अब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली, वेरियस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स के बारे में अकाउंटिंग सीख के हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर ली। अब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मुझे एनालाइज कैसे करना है, यानी कि एज अ व्यूअर अगर मुझे कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, मैं कौन सी रेशियोज कैलकुलेट करूंगी, कौन सी रेशियोज का मीनिंग कितना है वो करेंगे हम यहाँ पे। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इग्नोर कर देती हैं, जिनको मैं अकाउंट फॉर नहीं कर पाती। कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज एंड ट्रेंड, आपने ये सीखा था करंट रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो, मीनिंग क्या है, कैलकुलेट कैसे करना है। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो अप्लाइड स्किल्स है, पेपर डिमांड करेगा कि आपकी नॉलेज का लेवल भी हायर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन टेक्निक्स। इंटरप्रिटेशन, जिस तरह से हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, वो एनालाइजेशन की लिमिटेशंस क्या है, क्या क्या चीजें हम एनालाइज नहीं कर पाते, ये जो रेशियोज हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ऐसे कौन से एरियाज हैं जो ये रेशियोज इग्नोर कर देती हैं और हमारे एनालाइजेशन के दायरे से वो बाहर हो जाते हैं। नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड नॉन प्रॉफिट एंड पब्लिक एंटिटीज की अकाउंटिंग कैसे होती है और ये होता क्या है। सो ये था हमारा थर्ड पार्ट ऑफ द सिलेबस, जो बेसिकली रिलेटेड था एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारे सिलेबस का प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, की मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कैसे करनी है। बेसिकली जो आपका फोर्थ पार्ट होगा ना, वो थर्ड से पहले आएगा। पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, देन एनालाइज करेंगे उसको। सो प्रिपरेशन ऑफ सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब एक सिंगल एंटिटी है। प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें कौन से चैप्टर्स कवर होंगे आपके, चैप्टर नंबर 16 to 22, चैप्टर नंबर 16 to 22 यहाँ पे कवर होगा आपका। कि चैप्टर नंबर 16 to 22 में हम ये देखेंगे, अगर दो कंपनीज, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, देन इन दैट केस मैं अकाउंटिंग कैसे करूंगी, या कि सिर्फ सिंगल एंटिटी की अगर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, तब वो मैं कैसे करूंगी। सो ये था आपका फोर्थ पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, अब देखो, हमने सिलेबस के कंटेंट समझ लिए, हमने सिलेबस को समझ लिया कि सिलेबस हमसे किस तरह की नॉलेज सिलेबस हमसे किस तरह की नॉलेज डिमांड करता है। ठीक है, एंड सिलेबस के कंटेंट्स को समझा, कंटेंट्स क्या हैं सिलेबस के। अब नेक्स्ट मुझे पढ़ना है, नेक्स्ट हमें कवर करना है कि सिलेबस के मेरा एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, ऑन विच बेसिस आई शैल बी एग्जामिन्ड इन द क्वेश्चन, एग्जामिन इन द पेपर। सो एग्जामिनेशन फॉर्मेट जो है आपका, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कंपलसरी होंगे, यानी कि चॉइस नहीं है आपको पेपर में, चॉइस बिल्कुल भी नहीं है।
द एग्जामिनेशन विल कंटेन बोथ कंप्यूटेशनल एंड डिस्कर्सिव एलिमेंट्स। कंप्यूटेशनल एलिमेंट्स तो आप समझ ही गए होंगे, जिसमें आपको कंप्यूट करके फिगर्स लिखनी है। डिस्कर्सिव मतलब डिस्कशन, जैसे ये बेसिकली आपका आएगा चैप्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो चैप्टर नंबर 22 है, एनालाइजेशन पार्ट। यानी कि अब देखो एफए में क्या था, एफए में ये था कि रेशियोज कैलकुलेट कर दो, हो गया खत्म। लेकिन यहाँ पे आपको रेशियोज कैलकुलेट तो करनी है, बट उसका एनालाइजेशन भी लिखना है कि अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1.5:1 है और अगर कोई सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वेदर द कंपनी शुड चेंज दैट सर्कमस्टांसेस और नॉट। ये हमें वहां पे कमेंट्स पास करने हैं, वहां पे क्वेश्चंस में ये कमेंट्स लिखने हैं। सम क्वेश्चंस विल अडॉप्ट अ सिनेरियो और केस स्टडी बेस्ड अप्रोच। ये बेसिकली आपका सेक्शन, देखो आपका जो सिलेबस है ना वो आपका सिलेबस सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट है आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड देन सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है वो आपका होगा, उसमें कितने क्वेश्चन, 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स ईच के। यानी कि ये एक तरह से आपका 15 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के 30। बट ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब कि एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स, डिस्कर्सिव क्वेश्चन नहीं होंगे ये, ठीक है। सेक्शन बी है द एग्जामिनेशन कंप्राइजेस 3 ऑब्जेक्टिव केस क्वेश्चंस विद 10 मार्क्स ईच। अब देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको ना एक केस स्टडी दी होगी और उसमें से आपको 4 to 5 एमसीक्यूज पूछे होंगे, ऐसे 3 केस स्टडीज आपको आएंगी। ऑब्जेक्टिव केस क्वेश्चन उन्होंने कहा है, तभी ऑब्जेक्टिव केस मतलब आपको एक केस स्टडी दे दी एंड देन उसमें से आपने आंसर करना है। सेक्शन सी है हमारा कंप्राइजेस ऑफ 2 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, मतलब ये बेसिकली आपका डिस्कर्सिव पार्ट होगा जिसमें आपको पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके बतानी है। अब देखो जैसे एफए में क्या था, एफए आपका टोटली ऑब्जेक्टिव था, बट एफआर में आपका सेक्शन सी ऑब्जेक्टिव नहीं है। एफआर में आपका सेक्शन सी ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो आपका पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स पूरा आपको ड्राफ्ट करके बनानी होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या पूरा क्वेश्चन लिख के आपको बताना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका ये पेपर होगा ना वो पूरा एक्सेल पे होगा। आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे वो पूरे क्वेश्चन एक्सेल पे सॉल्व करने के लिए आएंगे, ठीक है। सो एफआर में एक तो आपको क्या करना है, एक तो आपको ग्रिप बनानी है एफआर पे, आपको फॉर्मूलेज लगाने अच्छी तरह आनी चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि 3 आवर्स का पेपर है आपका और उसमें आपको टाइपिंग भी करनी है, देन आपको थिंकिंग भी करनी है कि इसमें क्या लिखे हम क्या ना लिखे। इसीलिए ये अप्लाइड स्किल्स में डाला गया, आपके स्किल्स जज करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे द 20 मार्क्स क्वेश्चन विल एग्जामिन द इंटरप्रिटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ आइदर अ सिंगल एंटिटी और अ ग्रुप। मतलब कि 20 मार्क्स क्वेश्चन में आपको क्या आएगा कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होंगी, चाहे सिंगल एंटिटी की आ जाए चाहे कंसोलिडेशन ग्रुप की आ जाए, बट 90% चांसेस में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने को आती हैं। सिंगल एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने को बहुत कम चांसेस होते हैं आएंगी। नेक्स्ट, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी क्वेश्चंस कैन कवर एनी एरियाज ऑफ बिजनेस। उसमें कोई स्पेसिफिक लिखा नहीं है कि इसी एरिया में से आएंगे, यानी कि पूरे चैप्टर्स में से, बट ये क्वेश्चन इन सेक्शन ए और सेक्शन बी में ऑब्वियसली कंसोलिडेशन के आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सेक्शन सी में जो आपको 2 क्वेश्चंस आने हैं, 2 क्वेश्चंस आने हैं 20 मार्क्स के, बहुत ज्यादा चांसेस हैं एक क्वेश्चन कंसोलिडेशन का तो होगा ही होगा 20 मार्क्स का। यानी कि आपका जो चैप्टर नंबर 21 है एंड चैप्टर नंबर 20 चैप्टर है एंड चैप्टर नंबर 21 है, ये 40 मार्क्स कवर करता है कहीं ना कहीं। 20 तो मार्क्स, ये दोनों चैप्टर्स मिलके 20 मार्क्स तो कवर करते ही करते हैं, क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स में कंसोलिडेशन इन डिटेल डिस्कस किया है हमने, और कंसोलिडेशन का एक क्वेश्चन तो आपको आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं।
हमारा क्वेश्चन का, हमारे पेपर का फॉर्मेट क्या रहा? हमारे पेपर का फॉर्मेट रहा कि सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंड सेक्शन ए में आपको 2 मार्क्स के 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का हो गया। सेक्शन बी में आपको 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के। एंड सेक्शन सी में 20 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर हो गया। Questions on topic areas that are included in the financial accounting will be examined at an appropriate greater depth। आ गया ना वही बात, वो ये कहते हैं कि एक तो आपका FA का एडवांस वर्जन FR है। अब देखो जो हमने इस लेक्चर में आपके कंटेंट समझे वो आप कहोगे कि मैम ऑलमोस्ट रिपीट ही आए हैं हमें FA के, तो FA और FR अलग अलग क्यों किया? वो ग्रेटर डेप्थ में है, FR में आपका एनालाइजेशन पार्ट यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा FR के सिलेबस का आपका एग्जामिनेशन पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबस, कंटेंट्स ऑफ सिलेबस। अब कल हम आपका टॉपिक फर्स्ट शुरू करेंगे, आपका चैप्टर नंबर 2 टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के बारे में। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स की अकाउंटिंग कैसे होती है, कौन कौन से स्टैंडर्ड कवर हैं, ये हम आपके कल लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर था ये हमारे FR का, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबस, कंटेंट्स एंड एग्जामिनेशन पैटर्न देखा। सेकेंड लेक्चर में जो कल है वो हम देखेंगे आपका चैप्टर 2 टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। टिल देन